हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। मेरा नाम है शुएब अहमद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 10th की फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर। उसमें एक टॉपिक है दैट इज़ कपल। कपल क्या है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिजिड ऑब्जेक्ट है ये, इसके ऊपर दो फोर्स लगाए गए हैं। एक पॉइंट ए पे यहाँ पे एक फोर्स लगाया गया, इसकी डायरेक्शन ये है। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए उसकी एक डायरेक्शन होगी। तो इस डायरेक्शन में लगा है, जिस डायरेक्शन में लगा है मतलब इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। नंबर सेकंड, दूसरा एक फोर्स लगा है इस पॉइंट बी पे और उसकी डायरेक्शन ये है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है। अब अगर इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये दोनों एक लाइन है, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। नंबर सेकंड, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये वाले फोर्स की डायरेक्शन और ये वाले फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तीन चीज़, दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हो। तीन चीज़ है, तब ये दोनों फोर्स मिल के फॉर्म करते हैं एक कपल कि टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड पैरेलल फोर्सेस फॉर्म्स अ कपल। बहुत ही सिंपल सी बात, किसी भी रिजिड ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल, अपोजिट और पैरेलल फोर्स लगे हैं तो वो फॉर्म करेंगे एक कपल। इसके बाद ये जानना है कि कपल का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि कपल क्या ट्रांसलेटरी मोशन करवा सकता है रिजिड ऑब्जेक्ट में कि नहीं। तो देखें, ये फोर्स इसमें इस रिजिड ऑब्जेक्ट में एक फोर्स की डायरेक्शन फोर्स इस तरफ लगा है, दूसरा फोर्स इस तरफ लगा है, तो इसमें नेट फोर्स कितना है। नेट फोर्स जो एफ नेट है, अगर हम लोग ऊपर वाले को पॉजिटिव माने तो नीचे वाले को निगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो जाता है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको निगेटिव, तो नेट फोर्स होगा एफ माइनस एफ, दैट इज़ ज़ीरो। इसका मतलब इस रिजिड ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लगा है दैट इज़ ज़ीरो। अब अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज़ इक्वल्स टू होता है एम ए। फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस रिजिड ऑब्जेक्ट पे कपल की वजह से ट्रांसलेटरी मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कोई भी कपल ट्रांसलेटरी मोशन को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि नेट फोर्स उससे हो जाता है ज़ीरो। नंबर सेकंड, क्या कोई कपल रोटेशनल मोशन करवा सकता है कि नहीं। तो यस, रोटेशनल मोशन करवाता है। चलिए देखते हैं, ये वाला फोर्स इस तरफ और ये वाला फोर्स इस तरफ, ये दोनों देखो, इन दोनों मिला के इनका जो नेट इफेक्ट आएगा इस तरफ। तो ये दोनों फोर्सेस मिलके दैट इज़ कपल मिलके इस रिजिड ऑब्जेक्ट को इस तरफ और इस तरफ दैट इज़ क्लॉकवाइज में घुमाने की कोशिश करेगा। तो रोटेशनल मोशन जनरेट करता है या उसको अफेक्ट करता है एक कपल। हमें पढ़ना है इसके बाद मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल पहले डेफिनेशन से देख लिए कि टर्निंग मोमेंट, क्योंकि कपल कभी भी टर्निंग इफेक्ट जनरेट करता है। तो टर्निंग मोमेंट टॉर्क ऑफ अ कपल इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब यह है कि जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, टर्निंग मोमेंट आ रहा है, टर्निंग मोमेंट दैट इज़ टॉर्क, ये प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है आइदर फोर्स, इन दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफ, किसी एक को इसलिए क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, इन दोनों में से किसी एक फोर्स का फोर्स और उसका प्रोडक्ट किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है हमें। तो ये देखें, ये और ये 90 डिग्री पे है, तो इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे है d। तो टाउ विल बी इक्वल्स टू f इंटू डी।
इसी डी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ आर्म ऑफ कपल। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल, दैट इज़ टर्निंग मोमेंट या टॉर्क। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ टर्निंग मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क। तो देखें कि टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू होता है एफ इंटू डी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होगी, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर कितना सीजीएस में क्या होता है? तो सीजीएस यूनिट टॉर्क की होती है, फोर्स की होती है डाइन सीजीएस यूनिट, और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज़ सेंटीमीटर। ये सीजीएस स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो 1 न्यूटन मीटर में कितने डाइन सेंटीमीटर, हमें ये जानना है। तो 1 न्यूटन में होता है 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन फोर्स में होता है 10 की पावर 5 डाइन ऑफ फोर्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को हम लोग 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 5 + 2 और डाइन इंटू सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन मीटर में 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर होता है। हमारे डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल कपल के क्या हम लोग देखते हैं। तो देखिए कि जैसे ये पेन को हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल है कपल का। क्या कर रहे हैं, अगर इसको टॉप से देखें तो ये ऊपर से गोला दिखेगा ऐसा। इसको अगर ऊपर से देखें आप, तो एक फोर्स लगा रहे हैं इधर और एक फोर्स लगा रहे हैं इधर। तो ये एक फोर्स लगा इस तरफ फोर्स और एक फोर्स लगा इस तरफ, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस d है। तो ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं एक कपल। टैप को हम लोग रोटेट करते हैं, टैप को भी अगर ऊपर से देखें तो उसको पकड़ के यूँ रोटेट करते हैं, तो इस तरफ एक फ़ोर्स लगाए और उस तरफ से एक फ़ोर्स लगा, तो ये दोनों फोर्स मिल के एक कपल जनरेट करते हैं और हमारी टैप रोटेट हो जाती है। इसी तरीके से की है, की को पकड़े, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग इस 2 फोर्स लगा के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं, इसका मतलब वो एक एग्जांपल है कपल का। वहाँ पे हम लोग कपल लगा रहे हैं, भले ही हम लोग को नहीं पता कि कपल लग रहा है। तो इस तरीके से अपने चारों तरफ देखें कि कहाँ कहाँ कपल हम लोग लगा रहे हैं डेली लाइफ में। अगर टर्निंग मोमेंट क्लॉकवाइज है तो इसको हम लोग लेते हैं निगेटिव हमेशा, और अगर टर्निंग मोमेंट या टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, ACW एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दैट इज़ CW, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखें। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ टेकन एज नेगेटिव। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ कपल। किसी भी कपल को बैलेंस किस तरीके से किया जा सकता है। बैलेंस करने का मतलब है कि उसका नेट इफेक्ट ज़ीरो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जिस तरीके से मान लें ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने इस डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लगाया, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव करना बंद कर दे, इसको स्टॉप करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा दें। अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दें तो ये इस तरफ जाना स्टॉप कर देगा, तो नेट इफेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने दूसरा फोर्स लगाया जिसका मैग्नीट्यूड वही था और डायरेक्शन अपोजिट थी। इसी तरीके से किसी कपल को बैलेंस करने के लिए भी हमें कुछ इफ़ेक्ट लगाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
मान लें ये एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक कपल लगा हुआ था, ये एक फोर्स इस पॉइंट ए पे और दूसरा इस पॉइंट बी पे ये एक फोर्स लगा है, तो इक्वल फोर्स है और पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये कपल लगा है। इस कपल को बैलेंस हमें करना है। ये वाला कपल एंड क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये इसको इस तरफ दोनों लोग मिला के ये नेट जो इफेक्ट है इसका क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट है। हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है रिजिड ऑब्जेक्ट ये रोटेट करना बंद कर दे, घूमे ना क्लॉकवाइज, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ लगाना पड़ेगा, कोई कपल ऐसा हो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। तो पहले ये सवाल है कि क्या सिर्फ एक फोर्स लगा के हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं? तो देखें ज़रा, सिर्फ एक फोर्स लगाएं, तो सिर्फ एक फोर्स अगर हम लोग यहाँ पे लगा दिए, एक फोर्स F' लगा दिए, उससे भी काम नहीं बनेगा। फिर भी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मिलके एक कपल बना ही लेंगे। कभी भी किसी एक कपल को सिर्फ सिंगल फोर्स लगा के हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते। हमें कपल को बैलेंस करने के लिए एक कपल ही की ज़रूरत है। फोर्स को बैलेंस करने के लिए फोर्स की ज़रूरत थी, उसी तरीके से कपल को बैलेंस करने के लिए कपल ही की ज़रूरत है, क्योंकि कपल जनरेट करता है टॉर्क। तो हमें दूसरा कपल जनरेट करना पड़ेगा जो कि जनरेट करे टॉर्क और अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस किया गया था, यहाँ पे हमें टॉर्क को बैलेंस करना पड़ेगा। तो किसी भी कपल को बैलेंस करने के लिए हमें दूसरा कपल लगाना पड़ेगा और वो कपल अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और उसका टॉर्क इक्वल होना चाहिए, इक्वल मोमेंट का होना चाहिए। तो हमें दूसरा कपल लगाना पड़ेगा विच इज़ जनरेटिंग इक्वल मोमेंट, इक्वल टर्निंग मोमेंट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। एक फोर्स यहाँ पे लगा दिया F' और इसी के बराबर हमें दूसरा यहाँ पे लगा दें, कहीं भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये F' है, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है D', तो ये जो टाउ डैश आएगा वो आएगा F' इंटू D', ठीक है। जो पहले वाले का टॉर्क था टाउ इज़ इक्वल्स टू F इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग मान ले रहे हैं वो है T। तो ये वाला किस डायरेक्शन में है? तो ये वाले को देखें, फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दोनों मिलके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये वाला क्लॉकवाइज में है, तो हमें ऐसे डायरेक्शन में लगाना पड़ा कि जो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखें ये और ये मिलके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और इसका टाउ और टाउ डैश का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। टाउ शुड बी इक्वल्स टू टाउ डैश, तो टाउ माइनस टाउ डैश आ जाएगा 0, नेट इफेक्ट आ जाएगा 0। तो ये वाला कपल बैलेंस हो गया। तो कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि किसी भी कपल को सिंगल फोर्स से बैलेंस नहीं किया जा सकता। कपल को बैलेंस करने के लिए हमें दूसरा कपल ही लगाना पड़ेगा और उस कपल का मोमेंट, टर्निंग मोमेंट इक्वल होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। इसके बाद हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले अनबैलेंस्ड कंडीशन को जरा जानें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जब हम लोग फोर्स लगाएं तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मोमेंटम चेंज होने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाए और उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका मतलब वो ट्रांसलेशनल मोशन उसकी डिस्टर्ब हो गई, वो ट्रांसलेशनली इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर हम लोग कपल लगा दिए, जैसे एक फोर्स इस तरफ लगाए, एक फोर्स इस तरफ लगाए, अभी हम लोग दो इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स लगाए, तो ये ऑब्जेक्ट क्या स्टार्ट कर देगा? ये रोटेशन स्टार्ट कर देगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कपल लगाया गया तो वो ऑब्जेक्ट रोटेशनल डिस्टर्बेंस में आ जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बैलेंस कंडीशन कब कहलाएगी उसकी? तो बैलेंस कंडीशन उसकी तब है कि बाहर से हम लोग फोर्स लगाएं,
कोई भी फोर्स लगाएं फिर भी उसका ना तो ट्रांसलेशनल मोशन डिस्टर्ब हो, मतलब वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी चेंज ना हो, ना तो उसका रोटेशनल मोशन डिस्टर्ब हो। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी ये दो तरीके की हो गई। नंबर फर्स्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इस तरीके का है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट रिमेन्स एट रेस्ट, या तो वो रेस्ट में रहे और कंटिन्यू टू मूव विद इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलता रहे, या अगर वो पहले रेस्ट में था तो रेस्ट में रहे, या जिस वेलोसिटी से जिस लीनियर वेलोसिटी से चल रहा था उसी लीनियर वेलोसिटी से चलता रहे, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। ये दोनों कंडीशन हम लोग तब अचीव कर सकते हैं जब उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो, क्योंकि जैसे ही फोर्स लगता है वैसे ही उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है, और एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी कंडीशन ये है कि उसके ऊपर जितना नेट फोर्स लग रहा है वो ज़ीरो हो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का पहला एग्जाम्पल देख लें। ये एक टेबल है, ये अर्थ पे रुकी हुई है, इसके ऊपर रखा है एक ब्लॉक। इस जो ब्लॉक है इसका वेट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अर्थ की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो ये वेट टेबल पे एक फोर्स लगा रहा है। तो टेबल भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये टेबल इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ उसी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो हम देखें कि नेट फोर्स यहाँ पे कितना है, तो नेट फोर्स जब देखेंगे तो नेट फोर्स एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, और न्यूटन ने कहा था कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो आर और एम जी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आर माइनस एम जी, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो नेट फोर्स कितना आ गया, ज़ीरो। इसीलिए ये जो बुक है वो रेस्ट में है, यहाँ पे फोर्स लगा हुआ, इस बुक के ऊपर फोर्स लगा हुआ है, फिर भी ये रेस्ट में ऐसे रखी रहती है, रेस्ट में है। तो यही तो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। एक दीवार है, एक दीवार है, अगर उसकी स्ट्रेंथ से कम तक हम लोग फोर्स लगाएं, दीवार को धकेलें, हम खूब फोर्स लगा रहे हैं लेकिन दीवार अपनी जगह से हिल नहीं रही है, क्योंकि वो उतना ही रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमारे तरफ लगा दे रही है। जितना हम एक्शन लगा रहे हैं उतना ही रिएक्शन हमारे ऊपर लगा दे रही है, और ख़ुद वो रेस्ट में है। इसका मतलब फोर्स लगाने पे भी दीवार जो वॉल है दैट इज़ एट रेस्ट, इसका मतलब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जब कभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे, उसका एग्जांपल ये दो है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का ये वाला जो पार्ट है कि नेट फोर्स ज़ीरो होने के बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, इस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट फोर्स लगने के बाद भी इनिशियल वेलोसिटी से अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, बारिश की जो बूंद है वो जब ऊपर से नीचे आती है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में ही आती है। इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ये हमें नहीं पता था। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है कैसे, उसके ऊपर फोर्स लगा है, हमको पता है वो नीचे आ रही है, तो कौन कौन सा फोर्स उसके ऊपर लगता है। एक तो फोर्स लगता है कि वो नीचे की तरफ उसका वेट लग रहा है, मान लें अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ इसका वेट लगता है mg। दूसरा एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, वो वाला फोर्स है फोर्स ऑफ बायंसी, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, एयर है, हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में जब कभी भी कोई भी चीज़ होगी, किसी भी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ बायंसी लगता है, तो ये फोर्स ऑफ बायंसी इसको बैलेंस कर रहा है। और एक फोर्स लगता है, वाटर का ड्रैग फोर्स भी हो सकता है। तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स यहाँ पे होता है इक्वल, और नेट फोर्स हो जाता है ज़ीरो। जब नेट फोर्स हो गया ज़ीरो तो ये जितनी वेलोसिटी से चल रही थी इनिशियल वेलोसिटी, उतनी ही वेलोसिटी से चलती चली आ रही है। नेट फोर्स होने के बाद
अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो हम लोग कहेंगे दैट द ऑब्जेक्ट इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो ट्रांसलेशनल का भी दो पार्ट है, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कि नेट फोर्स लगने के बाद अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है देन ऑब्जेक्ट इज़ इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा है एंड द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन देन द ऑब्जेक्ट इज़ इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम के और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि मान लो कोई साइकिल है, कोई साइकिल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरफ चलती चली जा रही है तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा, बहुत सारे फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर इसका वेट नीचे की तरफ लगता है, आगे जा रही है तो पीछे की तरफ ड्रैग फोर्स लगता है, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, हर व्हील पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है क्योंकि ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ वेट के अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन यहाँ पे भी लगेगा, दोनों व्हील्स पे रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो इतने ढेर सारे फोर्स होने के बाद भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। इसी तरीके से कोई प्लेन है, एरोप्लेन अगर उड़ रहा है और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है देन द एरोप्लेन इज़ ऑल्सो इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में ही है। इसके बाद है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कोई भी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, उस ऑब्जेक्ट पे जितना भी टॉर्क लग रहा है उन सब का सम ज़ीरो हो। अगर नेट टॉर्क ज़ीरो होगा तो ऑब्जेक्ट में दो चीज़ हो सकता है, जिस तरीके से F इज़ इक्वल्स टू होता है ma, उसी तरीके से नेट टॉर्क टाउ इज़ इक्वल्स टू होता है I इंटू अल्फ़ा। ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये a होता है लीनियर एक्सेलरेशन, I अल्फ़ा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के वजह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा चेंज होती है। जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग टॉर्क लगाते हैं तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन के वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती जाती है। ठीक है, तो अगर उसके ऊपर नेट टॉर्क ज़ीरो है तो नेट टॉर्क ज़ीरो होने की वजह से या तो ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी होगी ज़ीरो या तो एंगुलर वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। ठीक है, दो कंडीशन है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट टॉर्क ज़ीरो है और ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो, एंगुलर वेलोसिटी की ज़ीरो मतलब ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर ही नहीं रहा है, वो स्टॉप है, रोटेट नहीं कर रहा है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन static equilibrium. A rigid object is said to be in static equilibrium if the net torque applied on the rigid object is zero. Object is in zero rotational motion. ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशनल मोशन नहीं है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के तरह ही इसमें भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी दो तरीके का इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब होगा जब नेट टॉर्क लगने के बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, रोटेट ना करे, तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट टॉर्क अप्लाइड जो है वो है ज़ीरो। नेट टॉर्क अप्लाइड अगर ज़ीरो है तो ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है। ओमेगा मतलब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता चला जा रहा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का भी कौन सा पार्ट, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल जैसे घड़ी है, हमारी घड़ी में जो हमारी सुई होती है, जैसे सेकंड वाली सुई है, वो पूरा एक रोटेशन हमेशा 1 मिनट में ही करती है। मिनट वाली सुई है वो पूरा एक रोटेशन 1 घंटे में ही करती है। इसका मतलब उसकी रोटेशनल वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो हमेशा उतना ही टाइम लेती है। इसका मतलब ये जो वॉच है, ये वॉच डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और उसका भी डायनेमिक वाला पार्ट। हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ भी कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करती है।
हमेशा वो एक चक्कर अपनी एक्सिस के अबाउट, हमारी अर्थ के पास दो तरीके का मोशन है, एक रोटेशनल मोशन अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, दूसरा है सन के चारों तरफ सर्कुलेट कर रही है। तो हमारी अर्थ हमेशा अपनी एक्सिस के अबाउट जो रोटेट करती है वो हमेशा 24 आवर्स में, एक दिन में हमेशा कंप्लीट करती है। इसका मतलब हमारी अर्थ डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। कोई फ़ैन है, फ़ैन को देखें, अगर वो फ़ैन कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, फ़ैन भी रोटेशनल मोशन करता है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करता चला जा रहा है तो इसका मतलब वो भी रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो कई एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अपने चारों तरफ देखें अब कि जो भी चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, इसका मतलब इट इज़ इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसके बाद है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कब ऑब्जेक्ट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट? व्हेन इट विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों तरीके का इक्विलिब्रियम उसके अंदर होना चाहिए। मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट it is in translational equilibrium as well as it is in rotational equilibrium। दोनों इक्विलिब्रियम होगा तभी ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। कोई भी एक नहीं है तो ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है।